आदाब, नमस्कार। पब्लिक इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद और आप देख सकते हैं मेरे साथ वेस्ट एशिया मामलों के जानकार नजर अब्बास साहब जुड़ गए हैं, सीधा कुम ईरान से जुड़े हैं लाइव वो मेरे साथ। नजर साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल आपका प्रोग्राम में। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। जी। और आज जिन 2-3 चीज़ों पर मैं बात करना चाहती हूँ, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज के लिहाज़ से अगर मैं बात करूँ। मोहम्मद सफ़ा नाम के एक यूएन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका एक ट्वीट है जो पूरी तरीके से वायरल है, जिसको तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं, वो इसकी इंटेंसिटी को देखते हुए इसके लिए दुनिया को आगाह कर रहे हैं। उनका ट्वीट क्या कहता है? अंग्रेज़ी में ट्वीट है जिसे मैं हिंदी में आपको यहाँ बता रही हूँ। वो ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि लोग इस स्थिति की गंभीरता को समझ रहे हैं, जबकि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन ईरान में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की संभावना के लिए तैयारी कर रहा है। ये मोहम्मद सफ़ा का कहना है। उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने यूएन से इस्तीफा दे दिया है। अपने डिप्लोमेटिक करियर उन्होंने खत्म कर लिया है सिर्फ इस वजह से ताकि दुनिया के सामने ये सच्चाई आ सके कि यूएन ईरान के ऊपर संभावित न्यूक्लियर अटैक को लेकर तैयारी कर रहा है। यानी कि जो बातें ढके छुपे अल्फाज में जो कही जा रही थी, अब खुलकर ये सामने आ गई हैं। कितनी सच्चाई है इस मामले पे, ये तो अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर किसी ने रिजाइन किया है, अपना डिप्लोमेटिक करियर दांव पे लगाया है, पूरी दुनिया को वो आगाह कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इस बात में वजन तो जरूर है। दूसरी बात ट्रंप की कर लेते हैं। ट्रंप एक तरफ जहां ये कह रहे हैं कि उनको ईरान के तेल में ही इंटरेस्ट है, ईरान का तेल उनको चाहिए, वो खर आइलैंड पे भी कब्जा कर सकते हैं और ईरान अगर सीधी तरीके से नहीं माना तो उनके पास और बहुत सारे चीजें हैं करने के लिए और ईरान पूरे ईरान पर कब्जा करने के लिए। इस तरह की बातें उन्होंने एक इंटरव्यू में कही है। दूसरी तरफ वो क्या करें, वो कह रहे हैं कि 20 जहाजों को अमेरिका के ईरान में जाने की इजाजत दे दी है। वो ये कह रहे हैं कि वो एक तरह से ग्रेटफुल है ईरान ट्रंप के लिए। सोचिए आप, जहां पर डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल के नारे लगते हो, वहां ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान ग्रेटफुल है अमेरिका के लिए और इसीलिए इन 20 जहाजों को जाने की इजाजत दे दी गई है, जो कि धीरे धीरे करके जो है वो निकलेंगे। ये बाकायदा तौर पर उन्होंने टीवी चैनल को बाइट अपनी दी है। तीसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि इजराइल पर जबरदस्त हमले जो है वो ईरान की तरफ से किए गए हैं, जिसमें जो एक केमिकल प्लांट है उस पर हमला हुआ है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि वहां से रिसाव शुरू हो गया है। हाइफा में जो बड़ी तेल रिफाइनरी है उस पर भी ईरान ने हमला किया है। एक और खबर जो ये कहा जा रहा है कि आईआरजीसी ने ऐसा कहा है कि अब तक उन्होंने इंडिविजुअल्स को निशाना नहीं बनाया है, यानी कि आईडीएफ के सोल्जर्स की बात करें या ऑफिसर्स की बात करें या जीसीसी में अलग अलग जगहों पर जो इस तरह के जाइनिस्ट जो मौजूद हैं, जो ऑफिसर्स मौजूद हैं, उनकी हम बात करें कि अब सीधे तौर पर आईआरजीसी ये कह रहा है कि हम उनको निशाना बनाएंगे। ये क्लेम किया जा रहा है कुछ खबरों के मुताबिक, कुछ न्यूज़पेपर्स के मुताबिक। यहाँ पर ये तो साफ हो रहा है कि ये जंग अब और ज्यादा इंटेंस होने जा रही है। इसमें किसी तरह की कोई नरमी होती हुई नजर नहीं आ रही है ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में बातचीत चल रही है। और बातचीत किस लिए चल रही है कि ताकि निगोसिएशन जो है वो कुछ आगे बढ़ सके। सऊदी अरब है इसमें मौजूद, टर्की है और इसमें पाकिस्तान भी है। मेरे साथ जुड़ गए हैं, आप देख सकते हैं नजर साहब। नजर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे, जो मोहम्मद सफा जिन्होंने जो रिजाइन किया है, उनकी खबर को आप कितना मोतबर मान रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि इस तरह की बातें क्या ईरान में हो रही हैं? क्या आपको लग रहा है कि वाकई में उनकी बातों में सच्चाई है और अगर ऐसा हुआ तो फिर किस तरह की सिचुएशन पैदा हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको और आपके तमाम दर्शकों, व्यूअर्स को जो है आदाब अर्ज़ करते हैं। देखिए बुशरा जी, दुनिया कहाँ पे आके खड़ी हो गई है कि हम लोग एक ऐसी चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि ये पूरा मामला ही उसके खिलाफ शुरू हुआ था। शुरू से बात चल रही थी नेगोशिएशंस की कि न्यूक्लियर वेपन ना बनाए ईरान, न्यूक्लियर वेपन ना बनाए ईरान और न्यूक्लियर रिएक्टर बंद कर दे, न्यूक्लियर पावर बंद कर दे और बात आज पहुँच गई है कि ईरान के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने की बात है। ये दुनिया इतनी पस्त हो चुकी है, ये दुनिया इतनी गिर चुकी है, ये दुनिया इतनी खराब हो चुकी है कि जिस चीज़ का बहाना बना के आपने 90 मिलियन लोगों की ज़िंदगियों को बर्बाद कर रखा है 40 साल से, सैंक्शंस लगा रखे हैं, ऐसे सैंक्शंस हैं, दवाइयों पे सैंक्शंस हैं,
लाइफ सेविंग दवाइयों पे सैंक्शंस हैं, बहुत तरह के सैंक्शंस हैं, फाइनेंशियली लोग परेशान हैं। उसका बेस बनाते हैं कि न्यूक्लियर वेपन बना लेगा ईरान, तो न्यूक्लियर वेपन को रोकने के लिए हम न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे। ये है दुनिया की हकीकत। इसके अलावा जो मैं बात जो आपने कही कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, तो मुझे बहुत ज़्यादा ताज्जुब नहीं है इस बात पे कि अगर इस तरह की बातें अंदरूनी गलियारों में चल रही हो कि ईरान के खिलाफ अब न्यूक्लियर वेपन यूज़ करना है, मुझे बहुत ज़्यादा ताज्जुब नहीं होगा, क्योंकि यही यूएन है कि जिसने गाज़ा के 40,000 बच्चों के खून बहाए जाने पे भी कुछ ख़ास नहीं किया। गाज़ा के अंदर बर्बादी जो मचाई गई, 1 लाख से ज़्यादा लोगों को मारा गया, उनके पूरे घरों को बर्बाद ही कर दिया गया। ब्लॉकेट लगा हुआ है, खाने-पीने की चीज़ों की इतनी कमी थी कि कई बच्चे भूख से मर गए। नवज़ात जो शिशु थे, बेबी थे, वो दूध ना मिलने की वजह से मर गए। ठंड लग के लोग मर गए। मसलन दुनिया सोच सकती है कि मौत के इतने खतरनाक तरीके भी हो सकते हैं कि ठंड लगने से कोई मर जाए, पानी में डूब के कोई मर जाए, भूख से कोई मर जाए। ये वर्स्ट केस हैं किसी की जिंदगी खत्म होने के। ये सब होता गया और यूएन नाम की एक तंजीम, यूएन नाम की ऑर्गेनाइजेशन कि जिसके रिजोल्यूशन के बहाने से लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी जाती हैं, जिसके रिजोल्यूशन की मुखालफत के बहाने से लीबिया बर्बाद किया गया, इराक बर्बाद किया गया, अफगानिस्तान बर्बाद किया गया, सीरिया बर्बाद किया गया, और अब कोशिश है कि इसी यूएन के बहाने से, इसी यूएन के कंधे पे रख के गोली चलाई जाए कि जिस गोली का नाम न्यूक्लियर वेपन है। तो मुझे बहुत ज्यादा ताज्जुब नहीं है इस चीज को लेके कि इंसानियत शर्मसार हो रही है, और यूएन नाम की एक तंजीम है कि जो मुखौटा ओढ़े हुए, इसी यूएन की तंजीम से रिलेटेड जब आईसीसी ने नेतन्याहू को और वहां के दूसरे मिनिस्टर्स को कहा कि ये वॉर क्रिमिनल है, इनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए, इनको गिरफ्तार करना चाहिए, तो दुनिया ने मानने से इनकार कर दिया। साफ तौर से उस जजमेंट के बाद कई बार यूएस में जो है वो नेतन्याहू जा चुके हैं, आते हैं जाते हैं, कोई उसमें उनको मुश्किल नहीं पेश आती। तो जहां पे जरूरत होती है कुछ खास ताकतवर मुल्कों को, वो यूएन का बहाना बनाते हैं और यूएन के जरिए से ये कहा जाता है कि यूएन की मुखालफत कर दी है, इसलिए ये इंसानियत की मुखालफत है। अनकरीब ये इस जंग के बाद जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, दुनिया जब बदलेगी, पावर ऑफ बैलेंस जब दुनिया का बदलेगा, तो यूएन जैसी फर्जी तंजीम भी बंद हो जाएगी, उसकी कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। अभी आप देखें खुद, मैं बस एक तरफ की आपकी तवज्जो करना चाहूंगा कि यूएस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ईरान के रिटेलिएशन की मुखालफत करी और उसको कंडेम किया कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं ईरान जो रिटेलिएशन कर रहा है, लेकिन कोई बयान नहीं आया जो ईरान के ऊपर अटैक हुआ यूएस और इजराइल का। ईरान निगोशिएशन टेबल पे था, उसके ऊपर अटैक हुआ। अगर वाकई जरा सी भी इंसानियत होती यूएन के अंदर या उनके जनरल सेक्रेटरी के अंदर, तो वो पहले कहते कि ये हमला गलत है, ना ये कहते कि रिटेलिएशन गलत है। कोई भी इंसान जिसकी अक्ल सालिम है, कि जो लॉजिक को समझता है, जिसकी मंतिक काम कर रही है, वो ये नहीं कहेगा कि रिटेलिएशन जो है वो गलत है, बल्कि वो कहेगा कि जो पहला हमला हुआ है वो भी निगोशिएशन के दौरान, वो गलत है। लेकिन यूएन जो है वो इस तरह से काम करता है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो पूरी तरीके से खत्म हो गई है। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहता था यूएन के हवाले से। उसके अलावा दूसरी चीज ये है कि देखिए, इम्कान तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि जिस तरह से जंग आगे बढ़ रही है, यूएस और इजराइल को जिस तरह रोज शिकस्त हो रही है, उनको मार पड़ रही है, उनके रिसोर्सेस खत्म हो रहे हैं, उनके बेसिस खत्म हो गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि बेसिस इनहैबिटेड हो चुके हैं, वहां कोई रह नहीं सकता। 30,000 से ज्यादा जो यूएस फोर्सेस हैं वो होटल्स के अंदर छुपी हैं, वो रिहायशी इलाकों में पूरे मिडिल ईस्ट के आवाम को ह्यूमन शील्ड बना के वो वहां छुपे हुए हैं। तो ये इनका इतना बड़ा नुकसान है। इनका डिफेंस सिस्टम खत्म हो चुका है, इनके वॉरशिप हजार किलोमीटर पीछे हैं, इनके जो जेट्स हैं जिसके बारे में कहा जा सकता था कि वो अदृश्य होते हैं, इनविजिबल होते हैं, कोई उनको देख नहीं सकता, ईरान ने उनको मार गिराया है। 150 से ज्यादा ड्रोन्स गिरा दिए हैं। पूरा आयरन डोम है, डेविड स्लिंग है, एरो है, पैट्रियट, थार्ड, ओवर द हॉरिजन, जितने भी डिफेंस इनके सिस्टम है उसको बर्बाद कर दिया गया है। पहले ईरान को ज्यादा मिसाइल्स भेजनी पड़ती थी, मारनी पड़ती थी इजराइल, तो वो जाके लगती थी। अब वो 2-3 ही मिसाइल मारता है, लेकिन इंटरसेप्शन रेट बहुत कम हो चुका है। तो जब इस तरफ ये हार की तरफ बढ़ेंगे तो इनसे कुछ भी बाईद नहीं है, ये कोई भी गैर इंसानी, कोई भी हैवानियत वाली काम कर सकते हैं। लेकिन एक चीज को ये समझना चाहिए हमें कि यूएस और इजराइल जो है हमला वहीं पे करता है जहां पे उनको कमजोरी का एहसास होता है, जहां इनको लगता है कि सामने वाला जो हमारा हरीफ है वो कमजोर है, तभी अटैक करते हैं। लेकिन अगर इनको ये मालूम हो जाता है कि हमारे पर रिटेलिएशन जो है वो ज्यादा होने वाला है या हमें नुकसान होने वाला है, तो ये जो है इस तरह के हमले नहीं करते। इसलिए मैं ये चीज हाईलाइट करना चाहता हूं कि ईरान जो इस जंग के लिए 30 साल 20 साल से आमादगी कर रहा था, प्रिपरेशन कर रहा था, ये चीज समझनी होगी हमें, क्योंकि मुझसे ये कई लोगों ने बात कही है
और खास तौर से जो ईरान के चाहने वाले हैं या जो इंसानियत रखने वाले इंसाफ पसंद लोग हैं दुनिया के, चाहे वो ईरान के चाहने वाले हों चाहे ना हो, उनका ये कहना है कि वाकई ये गैर इंसानी लोग हैं। इन्होंने गज्जा में जो बर्बादी की है तो बईद नहीं है कि वो ईरान के ऊपर न्यूक्लियर वेपन का भी इस्तेमाल कर सके। तो इस चीज का एहतमाल जो है ईरान के पास भी होगा। ईरान ने भी जरूर इसके लिए कोई ना कोई स्ट्रेटेजी सोच के रखी होगी, जिसकी तरफ जिसे जो अभी हमें और आपको नहीं पता है। लेकिन मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूँ कि ईरान ने क्या प्लानिंग की है। मैं बस ये चीज हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ईरान एक बड़ा मुल्क है। ईरान की तादाद जो है वो आबादी है वो 9 करोड़ है। अगर कहीं पे भी खुदा न खास्ता अल्लाह न करे कि न्यूक्लियर अटैक होता भी है तो ऐसा नहीं है कि ईरान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक होने से पूरा ईरान खत्म हो जाएगा। एक तादाद इसमें जो है वो मारी जाएगी, शहीद होगी, उनको नुकसान होगा। लेकिन इस न्यूक्लियर अटैक के साथ जो है ईरान का जो रिटेलिएशन होगा वो इतना खतरनाक होगा कि एक न्यूक्लियर बम जो काम कर सकता है 1000 इमाद मिसाइल वो काम कर सकती हैं। अगर यहाँ पे एक न्यूक्लियर वेपन पड़ता है तो ईरान के पास वो कुव्वत है, वो तवानाई है, वो ताकत है कि वो एक बड़ी तादाद में, कई हजार की तादाद में मिसाइल्स रिटेलिएशन में ईरान पे, इजराइल पे और मुख्तलिफ जो वेस्टर्न एशिया के ममालिक है उनके ऊपर मार सकते हैं। और उतना ही नुकसान जितना एक न्यूक्लियर वेपन से होता है वो किया जा सकता है। तो यूएस के अंदर और इजराइल के अंदर जब देखिए, एक मैं यहाँ पे पहले हाईलाइट करना चाहूंगा, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। ईरान के अंदर जो आइडियोलॉजी है वो शहादत की आइडियोलॉजी है, वो इमाम हुसैन की आइडियोलॉजी है। यहाँ के लोग मरने से नहीं डरते। इन्होंने साबित कर दिया है, पिछले 1 महीने से ये लोग सड़कों पे हैं, मिसाइल्स आ रही हैं, धमाके हो रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं, लेकिन आपने कहीं भी नहीं देखा होगा कि ये बचना चाह रहे हों, डर के कहीं भाग जा रहे हों। ये लोग सड़कों पे हैं और ऐलान कर रहे हैं कि जिस तरह हमारे रहबर ने शहादत कबूल करी है, हम भी शहादत के लिए आमादा हैं। एक ये आइडियोलॉजी है। दूसरी तरफ इजराइल है कि इजराइल की सड़कें सुनसान हैं, एक मिसाइल जाती है तो मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो बंकर की तरफ भागते हैं, छुपना चाहते हैं, अपनी जान बचाना चाहते हैं। तो एक उनकी आइडियोलॉजी क्या है? जिंदगी बचाना, जिंदगी से लज्जत उठाना। यहाँ पे आइडियोलॉजी है लड़ना और शहादत की आइडियोलॉजी। तो ये जो 2 आइडियोलॉजी हैं, ये सबसे बड़ा डिटरेंस है ईरान का। क्योंकि ईरान के ऊपर अगर न्यूक्लियर अटैक होता भी है, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन क्योंकि सामने इतने जल्लाद और गैर इंसानी हैवानी लोग हैं कि कुछ भी उनसे बईद नहीं है। अगर यहाँ अटैक होता भी है तो ईरान के पास रिटेलिएशन करने के लिए पावर है। ईरान की जो मिसाइल सिटी हैं वो इतना ज्यादा मजबूत और इतना ज्यादा नीचे हैं कि न्यूक्लियर अटैक से भी नहीं खत्म होने वाली होगी। मैं आपको एक चीज और हाईलाइट करना चाहूंगी, करना चाहूंगा कि जो IAEA के जो चीफ हैं ग्रोसी साहब, उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो बाकायदा इशारा कर रहे हैं कि अगर ईरान की मिसाइल पावर को खत्म करना है तो न्यूक्लियर बम का यूज करना पड़ेगा। आप देखिए, वो तंजीम की जिसका काम है कि दुनिया में न्यूक्लियर बम को रोका जाए, न्यूक्लियर वेपन को रोका जाए, वो कहते रहते हैं कि हम आएंगे, ईरान की न्यूक्लियर रिएक्टर की जांच करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे। वो आके यूएस को ये इशारा दे रहे हैं कि अगर वाकई मिसाइल पावर खत्म करना है तो आपको न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके साथ साथ कतर के क्या नजीर साहब, मेरे सवाल आपसे ये भी है कि क्या आपको ये लग रहा है कि ये तमाम जिस तरह की सिचुएशन, तमाम जिस तरह के हालात अभी पैदा हो रहे हैं, एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि मोबिलाइजेशन हो रहा है बड़े पैमाने पर, जो मरीन्स हैं, ट्रूप्स हैं, उनको भेजा जा रहा है। ये खबर काफी दिन से चल रही है और हम देख भी रहे हैं कि मोबिलाइजेशन हो रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि तीनों तरफ, चारों तरफ से घेरना चाहता है अमेरिका और इजराइल, जमीन, आसमान, पानी, सबसे, क्योंकि उसने अब तक 1 महीने के अंदर तमाम चीजें उसने ट्राई कर ली। और जाहिर सी बात है कि ईरान जिस तरह से जवाब दे रहा है उससे एक तरह से बहुत चक्का है अमेरिका और तमाम जो एक्सपर्ट हैं उनके, और उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे इस जंग से बाहर निकले। जाहिर सी बात है वो फंस गए हैं और अब इस तरह से निकल नहीं पाएंगे। मेरा सवाल ये है आपसे कि ये जो ये कहा जा रहा है कि तीनों तरफ से हमला होगा और हो ही रहा है, लेकिन अब जमीन से जो शुरुआत हो रही है, क्या आपको लग रहा है कि ये भी जल्द हो सकता है? और ईरान तो कह रहा है कि हम तो इसके लिए तैयार हैं, बाकायदा तौर पर कहा कि कम टू ईरान हबीबी, इस तरह से कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि 10 लाख फौजी जो है वो तैयार हैं। एक और खबर है, ये कहा जा रहा है कि वॉलंटियर मांगे जा रहे हैं ईरान की तरफ से कि अगर ऐसा होता है तो आम लोग जो है वो वॉलंटियर करें इसमें। तो क्या इतने बड़े पैमाने पर तैयारी हो रही है? क्या आपको लग रहा है, ईरान को भी लग रहा है कि कभी भी जमीनी जंग जो है वो शुरू हो सकती है? जी, बस मैं अपनी बात को, पिछली जो बात है उसको कंप्लीट कर लूं। तो बस मैं ये कहना चाह रहा था कि रिटेलिएशन पावर जब ईरान के पास है तो इनकी हिम्मत नहीं होगी इंशाल्लाह कि ये न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल अगर करेंगे तो ईरान इस पैमाने पे रिटेलिएट करेगा कि फिर
इस इजराइल और वेस्ट एशिया के ममालिक को बहुत बड़े पैमाने पे नुकसान होगा, जानी नुकसान, माली नुकसान, और वो इसके लिए आमादा नहीं है। तो मेरा पर्सनल परसेप्शन ये है कि इस तरह का, क्योंकि रिटेलिएशन पावर ईरान के पास है और ये लोग जो हैं अपने नुकसान से घबराते हैं, इसलिए न्यूक्लियर अटैक होने के चांसेस काफी कम हैं। दूसरी बात जो आपने सवाल किया है कि देखिए, एक तो जो तजाद की बातें हो रही हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हो रही हैं। एक तरफ तो ट्रम्प कहते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, ईरान हमारे सामने तस्लीम हो चुका है, हमें जो है अभी आपने बताया कि उन्होंने कहा, मैंने भी वो वीडियो देखा कि इतनी बोट्स हमारे सामने, इतने जहाज जो है तेल हमें जो है ईरान दे रहा है। दूसरी तरफ ये भी बात कह रहे हैं कि हमारे बड़े बड़े शिप्स जा रहे हैं, मरीन्स जा रहे हैं, पैरा ट्रूपर्स जा रहे हैं। तो एक जो कॉन्ट्राडिक्शन है इनकी बातों के अंदर, वो कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए है क्योंकि ट्रम्प एक नॉन सीरियस इंसान है, जिनकी बातों को डिस्कस करना भी जो है वो इंसान को अपना वक्त बर्बाद करने जैसा है। वो मेंटली स्टेबल नहीं रह चुके हैं। जिस हदफ के साथ वो ईरान आए थे कि ईरान में तख्ता पलट करा दिया जाएगा, वो खत्म हो गया है। अब वो जितने भी उनके गोल्स थे, न्यूक्लियर पावर को खत्म करना था, वो भी नहीं कर सके, मिसाइल पावर भी नहीं खत्म हो सका। तो अब वो पूरी तरह से मेंटली अनस्टेबल हो गए हैं। इसलिए मुख्तलिफ तरह के बयान देके मीडिया में जो है वो सुर्खियां बटोरते रहते हैं। अब जो बात है पैराट्रूपर, ये जो मरीन्स आने की बात है, देखिए मरीन्स के लिए ईरान पूरी तरह से आमादा है, और ईरान के अंदर एक एहसास है, एक जज्बात है जो मैं जमीन पे नोट कर रहा हूं कि ईरान के अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा है अमेरिका को लेके। क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह से इस जंग की शुरुआत करी है, उन्होंने शुरुआत करी है मीनाब की बच्चियों के कत्ल से और फिर रहबर मुअज्जम की शहादत से। तो पब्लिक के सेंटीमेंट ये है कि वो बहुत ज्यादा इंतकाम की आग उनके सीनों में जल रही है। तो जब वो सुनते हैं कि यहाँ पे बूट्स ऑन ग्राउंड का प्रोग्राम है, अफराद आने वाले हैं, फौजी आने वाले हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि इन फौजियों से हम डायरेक्ट निपट सके, क्योंकि अभी तक जंग हो रही है वो मिसाइल की जंग हो रही है, यहाँ से मिसाइल जा रही है, वहां से मिसाइल्स आ रही हैं। इस वजह से एक बड़ी तादाद में लोग चाह रहे हैं कि हमको भी इस जंग में मौका मिले शिरकत करने का, लेकिन आर्म फोर्सेस ही इतनी ज्यादा तैयार हैं कि उन्होंने बार बार कहा है कि, कल का बयान में IRGC का देख रहा था, उन्होंने कहा है कि ट्रंप अपनी फोर्सेस को पर्शियन गल्फ की शार्क का निवाला बनाना चाहते हैं, और ऐसे ही होने वाला है। दूसरी तरफ मेरा यह भी कहना है कि ये बात कहना कि मरीन्स आ रहे हैं या पैराट्रूपर्स आ रहे हैं, खुद US बेसिस में जो फोर्सेस मौजूद थी वो क्या कर रही थी। 30,000 से ज्यादा US फोर्सेस जो है इस वक्त गल्फ के अंदर मौजूद हैं। अगर उनके अंदर कुव्वत होती, ताकत होती कि वो ईरान का कुछ नुकसान पहुंचा सकें या जमीन पे आके इन्वेजन कर सकें, तो अब तक वो कर चुके होते। तो ये सारी चीजें जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट करने के बयानात हैं। जहाज आ रहे हैं, मरीन्स आ रहे हैं, इसकी हकीकत क्या है इसको तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ईरान की आर्म फोर्सेस, ईरान की जो फौजें हैं, वो पूरी तरीके से आमादा है, पूरी तरह से तैयार है, और हो सकता है कि अगर वो आए तो शायद एक लिमिटेड एरिया तक उनको दाखिल भी आने दिया जाए, ताकि बाद में उनको अगर वो प्रिजनर ऑफ वॉर बनाना हो और उनको बंदी बनाना हो और बाद में उसके जरिए से वो अमेरिका से अपनी शर्तें बनवाएं, तो ये भी एक मुमकिन है। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि किसी तरह की भी मरीन्स या पैराट्रूपर्स का आना मुमकिन नहीं है। अगर ऐसा होता तो अब तक ये काम कर चुके होते। अब्राहम लिंकन, जेरल फॉल्ट जैसे वॉरशिप इनके 1000 किलोमीटर से भी दूर हैं। तो अब जो नए वॉरशिप आ रहे हैं, क्या वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के नजदीक आ सकेंगे, खार्क आइलैंड पे आ सकेंगे? ये सारी ऐसी बातें हैं कि जो बहुत मुश्किल लगती हैं। मिलिट्री एक्सपर्ट्स भी इसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ट्रंप की बात का कोई भरोसा नहीं होता है, वो बात कहते कुछ है, करते कुछ है, आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं, इसलिए ईरान की फोर्सेस पूरी तरह से आमादा है। एक और बात जो इसी के हवाले से कही जा रही है, बूट्स ऑन ग्राउंड के हवाले से जो कही जा रही है, वो ये कि इजराइल ने मना कर दिया है कि वो अपने फौजी नहीं भेजेगा। इजराइल ने साफ तौर पर मना कर दिया है, लेकिन अमेरिका अपने ट्रूप्स जो है वो भेज रहा है, एटलीस्ट मोबिलाइज कर रहा है। उसको लग रहा है कि शायद एक साइकोलॉजिकल प्रेशर वो ईरान पर बना पाएगा और शायद अपनी कुछ शर्तें वो मनवा पाएगा। ये उसका सोचना है। एक जो कुछ एक्सपर्ट बात कर रहे हैं वो ये कि अब एक तरह से हमने देखा कि नो किंग्स जो पूरी रैली हुई, उसमें 1 करोड़ के करीब लोग जो हैं अमेरिका के तमाम शहरों में आए और उन्होंने किस तरह से प्रोटेस्ट किया और उन्होंने कहा कि वॉर फौरन बंद होनी चाहिए। तो एक एंटी ट्रंप सेंटिमेंट है। वो ट्रूप्स को उतार कर ईरान में और बंदी बनाया जाए या जिस तरह से वो हताहत हो, तो एक सेंटिमेंट जो है प्रो इस वॉर को लेकर वो क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि जो 200 बिलियन वो मांग रहे हैं वो 200 बिलियन उनको मिल जाए। एक प्रो अमेरिका और एंटी ईरान सेंटिमेंट जो है वो डेवलप हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है कि वॉर प्रिजनर्स ऑफ वॉर बनाए जाते हैं या फिर हताहत होते हैं बड़े पैमाने पर, तो लोगों में एक सिंपैथी जो है वो पैदा होगी। क्या इसको इस तरह से भी आप देख रहे हैं या कुछ आप नजरिया इस तरफ भी जाता हुआ नजर आ रहा है?
जी, मेरा तो ये मानना है कि खुद यूएस ट्रूप्स जो उनको भेजा जा रहा है, खुद उनको रिवॉर्ट करना चाहिए ट्रंप के खिलाफ, क्योंकि उनको भी हकीकत पता है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के ज़रिए से खर्क आइलैंड तक पहुँचना तकरीबन नामुमकिन है। वो जानते हैं कि ट्रंप ट्रंप उनको इस जंग में एक ऐसे हदफ के लिए लेके आए हैं कि जो उनके मुल्क का हदफ ही नहीं है, वो इज़राइल की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अपनी जानें अगर देंगे तो इज़राइल के लिए देंगे, अगर वो बंदी बनाए जाएँगे तो इज़राइल के लिए बनाए जाएँगे। तो सबसे ज़्यादा जो है वो जो असर होने वाला है, अगर ऐसा कुछ होता है तो वो खुद यूएस ट्रूप्स के ऊपर होना चाहिए, उनको रिवॉर्ट करना चाहिए, उनको जो है वो बगावत करनी चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए कि हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। और यही चीज़ यूएस की आवाम भी कर रही है, वो जान रही है, वो समझ रही है कि ट्रम्प की जो ये हरकतें हैं, ये जो मेंटली डिसस्टेबल वाली हरकतें हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया परेशान है। क्यूबा जैसे मुल्क को आपने ब्लॉकेट कर रखा है, कब्ज़ा कर रखा है, ना वहाँ पानी है, ना वहाँ तेल पहुँच पा रहा है, ना वहाँ बिजली है, कुछ भी नहीं है। इस तरीके से आपने वेनेजुएला के ऊपर किया, फिर ग्रीनलैंड की बात करी, फिर आपने ईरान पे जंग शुरू कर दी। तो ये सारी हरकतें देख के ही आवाम ने जो है वहाँ पे इस तरह से रिजीम चेंज की बात शुरू कर दी है कि अब जो है ट्रंप को जो है वो तख्ते से हटाना चाहिए, ताकि इस तरह की गैर अक़ली हरकतें वो ना करें और अपने ट्रूप्स को खतरे में ना डालें, यूएस फोर्सेस को खतरे में ना डालें कि वो यहाँ पे आएँ और फिर बंदी बनाए जाएँ और एक बड़ी तादाद में उनको जो है शायद मारा भी जाए और उनका जो है कत्लेआम हो। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए खुद यूएस फोर्सेस को भी मुखालफत करनी चाहिए और यूएस की आवाम को भी, कि इसी वजह से शायद ये नो किंग वाला प्रोटेस्ट शुरू हुआ है। जी। नज़ीर साहब, अब मैं जानना चाहूँगी कि इज़राइल के हवाले से, इज़राइल में कहा जाए, जो ज़ाहिर-सी बात है, तो खबर है, अब तो ये कन्फर्म्ड है कि केमिकल जो फैक्ट्री है उस पर अटैक किया गया है। इसके अलावा हाइफ़ा में जो बड़ी रिफाइनरी है उस पर अटैक किया गया है। अब आपको इज़राइल को लेकर ईरान की स्ट्रैटेजी क्या नज़र आती है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि इज़राइल में भी प्रोटेस्ट हुआ। लोगों ने कहा कि जो बंकर्स हैं, वहाँ पर बॉडीज़ हैं, वो कह रहे हैं कि वहाँ पर स्मेल आ रही है, वहाँ पर कोई हाइजीन नहीं है, लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया गया है। बड़े पैमाने पर इज़राइल में भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन लग ऐसा रहा है कि जिस तरह से लेबनान में, सदर्न लेबनान में जिस तरह का मोबिलाइज़ेशन हो रहा है, और अब सीरिया और उससे आगे की बात जो है वो नेतन्याहू करता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे लग रहा है कि ये वॉर उसी ग्रेटर इज़राइल या फाइनल वॉर की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। क्या इसी तरह से क्या इसको देखा जा रहा है? क्या आपको भी लगता है ये इसी तरफ जा रही है? क्योंकि जो जो एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ये 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, मुझे ऐसा लगता है कि वो इसको शायद बहुत कम आँक रहे हैं, या एक गुड्डी-गुड़ियों का खेल नहीं है। जहाँ पूरी शहादत हुई हो सुप्रीम लीडर की, जहाँ यूनिवर्सिटीज़ को निशाना बनाया जा रहा है, जहाँ बच्चों को मारा गया हो, शहीद किया गया हो, जहाँ पर 600 से ज़्यादा स्कूल को निशाना बनाया गया हो, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इतने बड़े पैमाने पर बर्बाद कर दिया गया हो, क्या ईरान ऐसे ही बस मान जाएगा कि चलिए ठीक है, आपने कहा, अब आप नेगोशिएशन करना चाहते हैं, ओके फाइन, लेट्स डू इट एंड लेट्स मूव ऑन? जी, देखिए ये बिल्कुल वाज़ेह है और पहले दिन से ईरान, ईरान की आवाम, ईरान की लीडरशिप कह रही है कि ये जंग पिछली जंग की तरह नहीं है। वो जो साइकिल है आपका कि पहले अटैक करें, उसके बाद आप नेगोशिएशन की बात करें, फिर सीज़ फायर हो जाए और फिर दोबारा आप बिट्रेयल करके अटैक करें, ये साइकिल अब टूटेगी, इसको आगा कालिबाफ ने बिल्कुल क्लियरली कह दिया है। तो ईरान जो है जंग को नहीं रोकना चाहता। अब दुनिया कहती है कि ईरान जंग चाहता है, ईरान जंग तब तक चाहता है जब तक इस पूरे वेस्ट एशिया से जंग खत्म ना हो जाए। ईरान जो है स्टॉप द वॉर से निकल के एंड द वॉर के मरहले में जाना चाहता है। इस वजह से ये जंग अभी चलेगी। लेकिन कितनी लंबी चलेगी, कितने देर तक चलेगी, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज़ आप देखिए, जितना नुकसान यूएस और इज़राइल को हो चुका है, अब तक वो सेंसरशिप के ज़रिए से उसको छुपा रहे थे। लेकिन अब वो दिन आ गया है कि सेंसरशिप के ज़रिए से उसको नहीं छुपाया जा सकता है। 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। लोग बंकर्स के अंदर पूरी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। देखिए, इज़राइल में जो है ना, जो आवाम रहती है, वो हमारी और आपकी तरह आम लोग नहीं हैं। उनके लिए सेटलर्स का वर्ड यूज़ किया जाता है। ये वो लोग हैं कि जो यूरोप और अमेरिका में बेहतरीन ज़िंदगी गुज़ार रहे थे और उनको ये कह के कि आपको इज़राइल के अंदर जन्नत जैसी ज़िंदगी देंगे, ये कह के इनको यहाँ बुलाया गया है। तो यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, वो किसी भी तरह की मुश्किल, किसी तरह की परेशानी के लिए आमादा नहीं है। इस वजह से ऐसी आवाम की जो जिसको ज़िंदगी की लज़्ज़तें चाहिए, जिनको लग्ज़री लाइफ़ की आदत है, क्या आप सोचिए यूएस और यूरोप छोड़ के आए हुए हैं, तो कितना लग्ज़री की इनको आदत होगी। ऐसी आवाम कितने दिन तक बंकर में रह सकती है और कितने दिन तक बंकर में रहने के बाद भी उसकी आवाज़ को दबाया जा सकता है। अनकरीब वो दिन आएगा कि खुद इनकी आवाम उठ खड़ी होगी कि आपने हमें जो झूठे वादे, जन्नत के जो झूठे वादे दिए थे और हमको यहाँ लेके आए थे, अब ये जन्नत ईरानी मिसाइल्स की वजह से वो जहन्नम बन चुका है कि हम यहाँ नहीं रह सकते हैं। तो एक बड़ी तादाद में तो ये जो होता है, इसे हिजरत माकूस कहते हैं,
ये वो वापस जाएंगे अपनी उस जगह पे कि जहां से इनको बुलाया गया था, पहली बात। दूसरी बात है कि यूएस फोर्सेस पूरी तरह से इस वक्त वेस्ट एशिया में फंसी हुई हैं, कहीं होटल्स के अंदर छुपे हैं, कहीं पे घरों में छुपे हैं, रिहायशी इलाकों में छुपे हुए हैं, ह्यूमन शील्ड्स बना हुआ है। तो ईरान का टारगेट ये है कि जितनी भी यूएस फोर्सेस हैं, जितने भी यूएस बेसेस हैं, उनको खत्म करें, और अनकरीब वो वक्त आएगा कि डोनाल्ड ट्रंप इस चीज को समझेंगे कि हमारा अब फायदा नहीं रह गया है वेस्ट एशिया के अंदर, और वेस्ट एशिया से अपनी सारी फोर्सेस को लेकर निकलेंगे। और जब ये होगा जब वेस्ट एशिया से यूएस फोर्सेस चली जाएंगी, तो सही मानों में इस पूरे रीजन में और इस पूरी दुनिया में जो है वो शांति बहाल होगी, पीस इस कायम होगी, और उस वक्त जो है फिर इजराइल होगा, हमास और हिजबुल्ला और यहाँ के इस मंतके के जितने रेजिस्टेंस मूवमेंट हैं वो होंगे, और फिर बैठ के ये बात होगी कि फिलिस्तीन की आजादी किस तरह से मरकूम की जाए, किस तरह से फिलिस्तीन के अंदर एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि जहां पे फिलिस्तीनियों का जो हक गस्ब हुआ है 70-80 साल से, वो उसको वापस दिलाया जाए। तो ईरान का टारगेट फिलहाल उस तरफ बढ़ने का है। अब वो जितनी भी ताकत थी इजराइल की वो खत्म हो चुकी है। अब वो नए फ्रंट्स खोल रहे हैं, हिजबुल्ला की तरफ जा रहे हैं या सीरिया में आ रहे हैं, ये सब छोटे फ्रंट्स हैं। बड़े फ्रंट्स जो है वो उसको ईरान ने फतह कर लिया था, क्योंकि यूएस असल जो ताकत है, देखिए अरबी ममालिक को ये बात भी समझनी चाहिए और उनको ये बात समझ में आ गई होगी कि गल्फ स्टेट की हिफाजत के लिए यूएस बेसेस यहाँ पे नहीं थे, इजराइल की हिफाजत के लिए यहाँ पे गल्फ में यूएस बेसेस थे। तो जब यूएस बेसेस खत्म हो गए तो इजराइल की हिफाजती सिस्टम समझिए तबाह हो गया है। तो जब इजराइल का हिफाजती सिस्टम खत्म हो गया है तो ग्रेटर इजराइल तो दूर की बात है, अब जो है जो फिलहाल छोटा सा खित्ते पे कब्जा किया हुआ है, गस्ब किया हुआ है, इसकी भी आजादी इंशाल्लाह जल्द ही दुनिया देखेगी। जी, बहुत संक्षेप में लास्ट मेरा आपसे क्वेश्चन बहुत क्विकली, कि जो बातचीत पाकिस्तान में हो रही है और जो कहा जा रहा है कि जेडी वेंस ये चाह रहे हैं कि बस अब जल्दी से इस वॉर से बाहर निकल दिया जाए, उसमें टर्की भी है, उसमें सऊदी अरब है और पाकिस्तान है। क्या इससे किसी तरह की कोई उम्मीद, और ईरान का इसमें क्या रोल? बहुत क्विकली अगर आप बता सकें। जी, देखिए इस तरह की कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट ईरान की नहीं आई है कि हम इन बातों में गए हैं या नहीं गए हैं। और दूसरी बात ये है कि जीडी वेंस साहब से अगर मेरी बात हो तो मैं पूछूं कि आपकी बात सुने या ट्रम्प साहब की बात सुने, जो कह रहे हैं कि हमें तेल भेजा है, हमें गिफ्ट भेजा है, आयतुल्ला से हमारी बात हो गई है, मैं और आयतुल्ला मसलन। वाकई आप देखिए कि एक तरफ ईरान है, एक 12 साल के बच्चे से आप पूछिए कि ईरान इस जंग में क्या चाहता है, चाहे आप जाके सुप्रीम लीडर से पूछिए, जवाब एक रहेगा कि हमें क्या करना है इस जंग में, हमारा हदफ क्या है। यूएस के अंदर हंसने वाली बात यह है कि ट्रम्प कुछ कह रहे हैं, जीडी वांस कुछ कह रहे हैं, जो उनके डिफेंस मिनिस्टर वो कुछ और कह रहे हैं, सीआईए कुछ और कह रही है, एफबीआई कुछ और कह रही है, मीडिया कुछ और कह रही है, और 90 लाख की तादाद, 1 करोड़ की तादाद में आवाम कुछ और कह रही है। एक ऐसा सिस्टम वहां पे कोलैप्स के नजदीक पहुंच चुका है कि इंशाल्लाह जल्द ही ये सिस्टम वहां कोलैप्स होगा, और जुल्म का ये जो जालिमाना निजाम है जिसने पूरी दुनिया को बर्बाद और परेशान करके रखा है, ये तबाह और बर्बाद होगा। तो इस वजह से ये बात की यूएस जैसे मुल्क के लिए कौन सालिसी कर रहा है, पाकिस्तान जैसी कंट्री कर रही है कि जिसका खुद अपने रीजन में कोई पॉलिटिकल स्टैंड बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। तो ये मजबूरी है, ट्रम्प कोशिश कर रहे हैं, सबसे गुहार लगा रहे हैं, मिस्र से, टर्की से, पाकिस्तान से, जिससे भी हो सकता है हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई किसी तरीके से इस जंग को रुकवा दो। लेकिन साथ साथ मीडिया में क्या बयान दे रहे हैं कि हमने ईरान को तबाह कर दिया है, मिसाइल पावर खत्म हो चुका है, हमारी बात हो गई है, नेगोशिएशन चल रही है, तेल आ रहा है। तो इस तरह के बातों से, बयानों से जो है दुनिया को गुमराह करना चाहते हैं। लेकिन अब दुनिया ये समझ चुकी है कि इस जंग का नतीजा ये है कि ये जंग अपने नतीजे तक पहुंचेगी, और वो नतीजा ये है कि यूएस पूरी तरीके से कबूल करे कि हमने इस जंग को हार गए हैं, हम इस जंग में हार गए हैं, और ईरान की शर्तों पे ही जो है ये जंग जो है रुकने वाली है। लेकिन फिलहाल कब तक ये शर्तें मानने के मूड में आएंगे, ये वक्त ही हमें बता सकता है। जी, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये साफ तौर पर दिखता है कि जब आप ईरानी लोगों को जब आप सुनते हैं, उनके जज़्बे को सुनते हैं, उससे तो आप पूरी दुनिया जो है वो इम्प्रेस है। ना सिर्फ़ मुसलमान, बल्कि जो पूरी दुनिया में अलग-अलग मज़ाहिब के जो लोग हैं, वो भी पूरी तरीके से इम्प्रेस्ड हैं, और चले थे शिया सुन्नी डिवाइड करने, और शायद अब से पहले शिया सुन्नी या मुसलमान इतने मुत्तहिद या इतने एकजुट नहीं हुए होंगे कि एक ही सेंटिमेंट है सबका। सबने तमाम तरह के फ़िरके, ज़्यादातर, मैं ये नहीं कहूँगी कि 100%, बस ज़्यादातर मैं कहूँगी कि लोग जो हैं वो एक साथ एक हैं कि बस किसी तरीके से इन जो ताकतें हैं, जो इम्पीरियलिस्ट ये फ़ोर्सेस हैं, इनको बस हराना है और इनकी हेजेमनी को ख़त्म करना है। बहुत-बहुत शुक्रिया नज़र अब्बास साहब, आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, वक़्त देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप बहुत बहुत तमाम शुक्रिया आपका। दर्शकों का भी। जी, नमस्कार। बहुत बहुत आदाब।